हाँ जी, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हो? ऑल गुड। चलिए, तो हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। कल हमने फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस कर लिए थे, आज हम चेक कर रहे हैं थ्योरी ऑफ डिमांड के क्वेश्चंस। हाँ जी, देखिए इसमें अच्छा, जैसे ये क्वेश्चंस तैयार हो जाते हैं मैं आप लोगों को दे दूँगी, ठीक है। अभी तैयार हो रहे हैं ये क्वेश्चंस। चलिए, तो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इन दिस चैप्टर, दैट इज, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। इफ द डिमांड राइजेस, इफ द डिमांड राइजेस, सॉरी, इफ द डिमांड, हाँ राइजेस, दोनों ऑप्शन बताऊंगी मैं, पहले राइजेस की बात कर लेते हैं। इफ द डिमांड राइजेस with the rise in consumers real income, rise in consumers real income, डिमांड का आप लोगों को याद है कि प्राइस और डिमांड के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, फिर हमने इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी करी थी। तो उस चीज़ों को ध्यान में रख के, उन पॉइंट्स को ध्यान में रख के आप लोगों को आंसर देना है। क्वेश्चन क्या है कि अगर आपकी डिमांड बढ़ती है, किस वजह से बढ़ रही है? ड्यू टू राइज इन कंज्यूमर्स रियल इनकम, सच अ गुड इज कॉल्ड। बताइए, तो वो कौन सी कॉमोडिटी है? समझ रही हो आप? क्वेश्चन क्या है? डिमांड बढ़ गई, क्यों बढ़ गई? क्योंकि आपकी रियल इनकम, अब इस पॉइंट को समझो, ये क्या है? राइज इन कंज्यूमर्स रियल इनकम। आपकी रियल इनकम कब बढ़ेगी? रियल इनकम बढ़ेगी जब प्राइस कम होगा। किसी भी कॉमोडिटी का रेट जब कम होता है तब आपकी रियल इनकम बढ़ती है। इट मीन्स प्राइस कम हो गया, प्राइस कम होने से आपने डिमांड बढ़ा दी। क्वेश्चन को प्लीज ध्यान से सुनो, फिर आंसर देना इसका। अभी क्या है क्वेश्चन, देखो क्या है, आपकी डिमांड बढ़ गई, क्यों? क्योंकि आपकी रियल इनकम बढ़ गई। रियल इनकम कब बढ़ती है? जब प्राइस कम होता है। तो किसी भी कॉमोडिटी का प्राइस कम होने से जब आप उसकी डिमांड बढ़ा देते हो, अब ये कौन सी कॉमोडिटी है बताइए, बताएं जल्दी से। प्राइस कम, डिमांड ज़्यादा, किस केस में था ये? गिवन गुड्स कैसे कह सकते हो आप? नॉर्मल गुड्स आएगा जी ये। तो इसका आंसर क्या आएगा? नॉर्मल गुड। देखिए, लग्जरी गुड्स, नेसेसिटी आप तब तक नहीं बोल सकते जब तक इलास्टिसिटी का क्वेश्चन ना पूछा गया हो आपसे, ठीक है। लग्जरी को हम नॉर्मल गुड में ही डालते हैं, नेसेसिटी को भी नॉर्मल डालते हैं। तो नॉर्मल क्या होता है कि जब किसी कॉमोडिटी का नॉर्मल गुड्स के केस में प्राइस कम होता है तो आप उसकी डिमांड बढ़ा देते हो। इन्फीरियर में क्या होता है? इन्फीरियर में ऑपोजिट हो जाता है कि प्राइस कम होने से आप उसकी डिमांड भी कम कर देते हो। समझ में आ गई? अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाता, इफ द डिमांड फॉल्स, if the demand falls with rise in consumers real income, इसका मतलब आपने डिमांड कम कर दी, क्यों? क्योंकि उसका प्राइस कम हो गया। इस केस में आपका आंसर क्या आना था? इन्फीरियर गुड, इन्फीरियर। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि डिमांड बढ़ गई, क्यों? प्राइस के कम होने से। अब आपका आंसर क्या आएगा? नॉर्मल गुड। समझ में आ गया आप लोगों को? तो ये क्वेश्चन इसी तरीके से आ सकते हैं दोनों, तो दोनों तरीके से मैंने आपको करके दिखा दिया। चलिए, ये चीज़ क्लियर है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखो, द लॉ ऑफ डिमांड इज डैश स्टेटमेंट। अब आप मुझे बता दीजिए, लॉ ऑफ डिमांड कौन सी स्टेटमेंट है? हमने किया था, ये वो क्वेश्चन नहीं है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का नहीं है। अदरवाइज लॉ ऑफ डिमांड इज अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, ये मैंने आपको बता दिया था। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बताया था मैंने? क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। अब ऑप्शन क्या दे रखी है? पॉजिटिव, नॉर्मेटिव, डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव
या डी बोथ ए एंड सी? बताइए जल्दी से, ध्यान से पढ़ के फिर मुझे बताना, ऐसे नहीं। आप कह रहे हो पॉजिटिव, ए एंड सी की ऑप्शन नहीं दिख रही आप लोगों को, वो भी तो आ सकता है स्टूडेंट्स। ए एंड सी बताएं। जी देखिए, लॉ ऑफ डिमांड पॉजिटिव तो है ही है। पॉजिटिव मतलब ये इफेक्ट के बारे में बता रही है, ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के बारे में बता रही है। पॉजिटिव स्टेटमेंट होगी ये। डिस्क्रिप्टिव भी तो है, डिटेल में बता रहा है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड को हमने डिटेल में किए है ना, तो इसका आंसर आएगा डी बोथ ए एंड सी। क्लियर है? चलिए वेरी गुड। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द लॉ ऑफ डिमांड वॉज propounded बाय डैश इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स बुक किसने लिखी थी? एल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमांड भी किसने दिया हमें? एल्फ्रेड मार्शल ने दिया। तो ऑप्शन है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स बुक जो है ना, ये एल्फ्रेड मार्शल ने लिखी थी। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं लॉर्ड कीन्स, एडम स्मिथ, डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल एंड रैगनर। तो आपका आंसर क्या आएगा? एल्फ्रेड मार्शल। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए आगे देखिए। लॉ ऑफ डिमांड इज एप्लीकेबल फॉर। लॉ ऑफ डिमांड किसके ऊपर अप्लाई होता है? ऑप्शन ए गिवन गुड्स, ऑप्शन बी प्रेस्टीज गुड्स, ऑप्शन सी नेसेसरी गुड्स, ऑप्शन डी नॉर्मल गुड्स। जल्दी से बता दीजिए जी, बताएं प्लीज। हाँ जी स्टूडेंट्स, नॉर्मल। वेरी गुड, नॉर्मल इसका आंसर सही है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन द क्वांटिटी ऑफ अ गुड दैट अ बायर डिमांड्स राइजेस, मतलब डिमांड आपने बढ़ा दी। क्वेश्चन को ध्यान से समझना इसको। क्वेश्चन क्या है कि जब आप किसी कॉमोडिटी की क्वांटिटी की डिमांड को बढ़ा देते हो, क्यों बढ़ा देते हो? व्हेन देयर इज ग्रोथ ऑफ परचेज बाय अदर इंडिविजुअल्स। आपने किसी प्रोडक्ट की डिमांड इसलिए बढ़ा दी क्योंकि औरों ने भी उस प्रोडक्ट को परचेज करना शुरू कर दिया। अदर इंडिविजुअल्स, मान लो मैं किसी प्रोडक्ट की डिमांड कर रही हूँ, मुझे देख के आप लोग भी उसकी डिमांड कर रहे हो, उसको कौन सा इफेक्ट बोलते हैं? ऑप्शन ए बैंड वैगन इफेक्ट, ऑप्शन बी स्नॉब इफेक्ट, ऑप्शन सी वेबलन इफेक्ट, या डी नन ऑफ दिस। बताएं। अदर इंडिविजुअल्स को देख के, वेरी गुड, बैंड वैगन इफेक्ट। डी नहीं आएगा, बैंड वैगन इफेक्ट। जी वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, द मार्केट डिमांड कर्व इन केस ऑफ वेबलन इफेक्ट। हाँ जी, पहले तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, साथ साथ थोड़ा सा क्योंकि रिव्यू भी ले लेते हैं। बैंड वैगन इफेक्ट क्या हो गया कि किसी को देख के जब आप अपनी शॉपिंग करना शुरू कर देते हो कि वो पर्सन भी परचेज़ कर रहा है, मुझे भी परचेज़ करना चाहिए। स्नॉब और वेबलन एक ही है। स्नॉब और वेबलन गुड्स क्या होती हैं? वो गुड्स होती हैं जिसका अगर प्राइस ज़्यादा होता है आप उसकी डिमांड भी ज़्यादा करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि आपको ये लगता है कि जो हाई प्राइस कमोडिटीज़ होती हैं ये हमारा स्टेटस इम्प्रूव करेंगी, तो इसको हम प्रेस्टीज गुड्स भी बोलते हैं। और थोड़ा सा इसके बारे में और बताना चाहेंगे कि वेबलन इफेक्ट में ना जो प्राइस इफेक्ट होता है उसमें लेस इलास्टिक होता है, आपका इलास्टिसिटी नहीं होती। मींस ये नहीं है कि प्राइस बढ़ गया तो आप लोग डिमांड कम कर दोगे, ठीक है, उल्टा डिमांड आप लोग बढ़ाते ही हो। और इस केस में जो डिमांड की इलास्टिसिटी है वो क्या होती है? लेस इलास्टिसिटी, मतलब इतना इफेक्ट नहीं रहता।
ये नहीं है कि प्राइस थोड़ा सा बढ़ा आप डिमांड एकदम से बढ़ा दोगे, या प्राइस थोड़ा सा कम हुआ आप डिमांड एकदम से कम कर दोगे। रहता तो इसमें पॉजिटिव इफेक्ट है कि प्राइस बढ़ा तो आप इसकी डिमांड बढ़ाते हो, प्राइस कम तो आप इसकी डिमांड कम करते हो, रहता पॉजिटिव है। लेकिन इलास्टिसिटी क्या होती है वेबलन में? लेस इलास्टिक। क्लियर है? तो अगला हमारा क्वेश्चन यही है, द मार्केट डिमांड कर्व इन केस ऑफ वेबलन इफेक्ट। वेबलन इफेक्ट के केस में मार्केट डिमांड कर्व कैसे बनेगी? ऑप्शन ए स्टीपर, स्टीपर में क्या होती है डिग्री? लेस इलास्टिक। ऑप्शन बी है फ्लैटर, फ्लैटर में डिग्री क्या होती है? मोर इलास्टिक। ऑप्शन सी वर्टिकल, वर्टिकल में होता है नो चेंज इन डिमांड, एंड हॉरिजॉन्टल नो चेंज इन प्राइस। ये आपको पता है ना, स्टीपर में क्या आएगा? लेस इलास्टिक, फ्लैटर में मोर इलास्टिक, वर्टिकल ज़ीरो, हॉरिजॉन्टल इन्फिनिटी। ये तीनों डिग्रीज मैंने यहाँ पर लिख दी। अब वेबलन इफेक्ट में बताओ कि इनमें से कौन सी डिग्री आएगी, कौन सी डिमांड कब आएगी? वेरी गुड, स्टीपर। ये चीज़ भी अब आपके लिए नई थी, है ना। आगे देखिए। अच्छा, जब मैंने आपको एक क्वेश्चन आया था सप्लाई फंक्शन वाला, फिर आप लोगों में से किसी ने पूछा था, शायद सृष्टि ने पूछा था कि मैम इसमें डिमांड का भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ सकता है? तो डिमांड के क्वेश्चंस वैसे लेके आए हैं आपके लिए, डिमांड फंक्शंस के लेके आए हैं। देखिए क्या है जी। अब आपको डिमांड फंक्शन गिवन है, क्या गिवन है? 12 - 2p, ये गिवन है, ठीक है। 12 क्या है कि ज़ीरो प्राइस पर एक कंज्यूमर कितनी डिमांड करना चाहता है। -2 क्या दे रखा है? -2 है चेंज इन क्वांटिटी ओवर चेंज इन प्राइस। ये माइनस में क्यों दे रखा है? क्योंकि रिलेशनशिप क्या होता है इनका? नेगेटिव होता है। डिमांड की बात हो रही है ना, सप्लाई में हमने प्लस किया था, लेकिन डिमांड में हम क्या करेंगे? यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव, क्योंकि चेंज इन क्वांटिटी ओवर चेंज इन प्राइस क्या होता है? नेगेटिव होता है। अब ये फंक्शन आपको गिवन है, डिमांड फंक्शन। इसमें आपसे पूछा गया है व्हाट इज द क्वांटिटी डिमांडेड व्हेन प्राइस इज इक्वल टू ₹3। इलास्टिसिटी नहीं पूछी, अभी सिर्फ आपसे क्वांटिटी पूछी है। तो क्या करोगे? यहाँ पर प्राइस की वैल्यू पुट कर दोगे, 12 - 2 × 3, 12 - 6, दैट इज 6 यूनिट्स। तो 6 यूनिट्स के आगे आपकी क्वांटिटी डिमांडेड। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। वेरी गुड। नेक्स्ट, सिमिलरली व्हाट, यही क्वेश्चन है हमारा, यही फंक्शन दे रखा है। व्हाट वुड बी प्राइस? अब प्राइस फाइंड आउट करना है व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड इज 0। क्या दे रखा है? क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब ये चीज़ दे रखी है 0, प्राइस फाइंड आउट करना है। तो कैसे करोगे? ये 0 है, इधर आके ये प्लस हो जाएगा, 2p 12p 12/2 दैट इज 6। तो अगेन आपका आंसर क्या आ जाएगा? 6 रुपीज़। पहले आया था 6 यूनिट, अब आ जाएगा जी 6 रुपीज़। क्लियर है? अब इसी क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी क्वांटिटी डिमांडेड व्हेन प्राइस इज इक्वल टू 0। अब ये निकालना है जब प्राइस क्या है? 0। तो 2 × 0 0, तो कितनी क्वांटिटी आ जाएगी जी? 12 यूनिट्स। ठीक है, क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? चलिए वेरी गुड, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन ऑल पॉइंट्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बताइए पहले क्या होती है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या बताया था? व्हेन द डिमांड इज यूनिटरी इलास्टिक, डिमांड आपकी यूनिटरी इलास्टिक है। इट मीन्स जितना प्राइस में चेंज उतना ही क्वांटिटी में चेंज। यही किया था। ये दो रेक्टेंगल्स का जो एरिया है
वो सेम है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब इसका एक नाम और लिख लीजिए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तो किया ही था हमने, अगला क्वेश्चन भी इसी से ही है। इसका एक नाम और है इक्विलेटरल हाइपरबोला। इक्विलेटरल हाइपरबोला, दो नेम हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, अनदर नेम ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज इक्विलेटरल हाइपरबोला। समझ में आ गया ये। अब जो अभी क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो क्या है, ऑन ऑल पॉइंट्स ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ऑल पॉइंट्स ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, ये तो हमने स्टार्टिंग में लिख दिया, यूनिटरी इलास्टिक मीन्स इज इक्वल टू 1। क्लियर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 2 हो गए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के जितने भी पॉइंट्स हैं वहाँ पर डिग्री क्या है, इक्वल टू 1। अनदर नेम ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज इक्विलेटरल हाइपरबोला। क्लियर है स्टूडेंट्स। अच्छा ऑप्शन देख लीजिए, इसमें क्या दे रखी है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज ऑल्सो कॉल्ड, ऑप्शन ए इक्विलेटरल हाइपरबोला, ऑप्शन बी वर्टिकल लाइन, ऑप्शन सी स्क्वायर, ऑप्शन डी हॉरिजॉन्टल लाइन। तो आप किसके टिक ऊपर टिक करोगे, ए ऑप्शन, दैट इज इक्विलेटरल हाइपरबोला। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना क्या है, इफ डिमांड इज डैश देन प्राइस कट्स विल डैश स्पेंडिंग। मैं क्वेश्चन लिखती हूँ, इसके ऑप्शन भी लिखूंगी, आप लोग मुझे बताओगे। इफ डिमांड इज डैश देन प्राइस कट्स, मतलब अगर डिमांड डैश है तो अगर प्राइस कम होता है उससे हमारी स्पेंडिंग क्या हो जाएंगी। ठीक है, ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है इफ डिमांड इज परफेक्टली इनइलास्टिक। फिल करके देखोगे आप कि अगर डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक है और प्राइस कट्स विल इंक्रीज द स्पेंडिंग, या फिर ऑप्शन बी इफ डिमांड इज इलास्टिक एंड प्राइस कट्स विल इंक्रीज आवर स्पेंडिंग्स, या इफ डिमांड इज इलास्टिक एंड प्राइस कट्स विल डिक्रीज द स्पेंडिंग, या नन। बताइए जल्दी से। क्या केवल कृष्ण है, इतनी बड़ी आंखें जी, वेरी गुड, ऑप्शन बी। देखिए अगर डिमांड हमारी इलास्टिक है, इलास्टिक मतलब ग्रेटर देन 1, तो उसमें क्या होगा कि अगर प्राइस कट्स मतलब प्राइस कम होता है, ये क्वेश्चन है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड का, लिंक करके देखो इसको किसके साथ है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। उसमें क्या किया था, ये प्राइस क्वांटिटी 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1, एक्सपेंडिचर क्या थे 6 10 12 12 10 6। प्राइस इंक्रीज हुआ, एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हुए, लेस इलास्टिक। प्राइस इंक्रीज, एक्सपेंडिचर सेम, यूनिटरी। प्राइस इंक्रीज, एक्सपेंडिचर डिक्रीज। अब इसका ऑपोजिट करके देखना, अगर प्राइस कट हो जाता है 6 to 5 कम हो गया तो आपके एक्सपेंडिचर क्या हो गए, इंक्रीज। इट मीन्स डिमांड क्या है यहाँ पर, इलास्टिक, तो वही फिल किया है। इफ डिमांड इज इलास्टिक देन प्राइस कट्स विल इंक्रीज आर स्पेंडिंग। समझ में आया स्टूडेंट्स? ऐसे करना है ये क्वेश्चन, बताओ सभी को समझ में आ गया? चलिए आगे देखिए। देखिए अब ये कुछ हमने सारा पहले जो हमारा सिलेबस दिया गया था आपका ICAI की तरफ से, हमने वो कर लिया।
जो ICAI ने क्वेश्चंस देने थे हमने वो भी अच्छे से कर लिए, ऑलमोस्ट उनके टेस्ट भी हो गए हमारे, है ना। अभी हम नए क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो इनकी भी आप लोगों को प्रैक्टिस होनी चाहिए। अभी हमारे पास 1 मंथ से ज़्यादा 1.5 मंथ पड़ा है, तो हम सारा यही करेंगे, नए क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। इनका फिर आपका टेस्ट भी लिया जाएगा, तो प्लीज़ अच्छे से तैयारी करनी है आप लोगों ने। हमने कोई भी लूप होल नहीं छोड़ना कि कुछ भी हमारा बाद में हमें लगे कि एग्ज़ाम में हमने ये तो किया ही नहीं है। तो एंड तक आप लोगों ने क्लासेस लगानी है, ये नहीं कि सिलेबस हो गया बस हम घर पे बैठ के रिवीजन कर लेंगे, बस बुक तो हमारे सामने है ही है, नहीं, ऐसा नहीं है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट, ऑन टिपिकल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व, टिपिकल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट अ पॉइंट वेयर इट मीट्स द प्राइस एक्सिस। प्राइस एक्सिस कौन सा है बताइए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस? विच एक्सिस इज कॉल्ड प्राइस एक्सिस? आप लोगों को क्वांटिटी एक्सिस के बारे में पता है, एक्स इज कॉल्ड क्वांटिटी एक्सिस एंड वाई इज कॉल्ड प्राइस एक्सिस। कहते हैं अगर डिमांड कर्व जहाँ पर प्राइस एक्सिस को टच करती है, मतलब ये वाला पॉइंट, इस पे कौन सी डिग्री है बताएं? अब इस पे डिग्री पूछी गई है इलास्टिसिटी की, 2.75, 1 या इन्फिनिटी, तो आपका आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी। वेरी गुड। नेक्स्ट, टू मेजर प्राइस इलास्टिसिटी ओवर लार्ज चेंजेस इन प्राइस। अगर लार्ज चेंजेस मतलब मेजर चेंज है प्राइसेस में, तो कौन सा मेथड आप यूज करते हो बताइए? मेजर चेंजेस के लिए आर्क, और माइनर के लिए बताएं, माइनर के लिए कौन सा मेथड यूज किया था आप लोगों ने? पॉइंट। अनदर नेम ऑफ पॉइंट मेथड इज, अनदर नेम ऑफ पॉइंट मेथड इज, एक और हाँ वेरी गुड, जियोमेट्रिक। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन भी आपका हो गया। उसमें पूछा गया है कि माइनर चेंजेस के लिए आप क्या यूज़ करोगे, तो आपका आंसर क्या होगा? जियोमेट्रिक मेथड। चलिए आगे देखिए। अच्छा, ये जो हमने मेथड किए थे इलास्टिसिटी के, पहले तो मैं मेथड के नेम लिख रही हूँ जो जो हमने किए थे। फर्स्ट हमने किया है प्रोपोर्शनेट मेथड। प्रोपोर्शनेट क्या था? चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन प्राइस, ओरिजिनल प्राइस एंड ओरिजिनल क्वांटिटी। फिर हमने किया था जियोमेट्रिक, ये माइनर चेंजेस के लिए था, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। फिर हमने किया था आर्क इलास्टिसिटी, ये मेजर चेंजेस के लिए था, Q माइनस Q1, Q प्लस Q1 इंटू P प्लस P1, है ना। और एक हमने इसमें किया है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। आप लोगों की नॉलेज के लिए बता दूं, ये जो फर्स्ट 3 मेथड्स हैं, दैट इज़ प्रोपोर्शनेट, जियोमेट्रिक एंड आर्क, इन तीनों मेथड में से हमें ये जो तीनों मेथड हैं, ये हमें एग्जैक्ट चेंजेस के बारे में बता देते हैं। एग्जैक्ट चेंजेस जो आ रहे हैं, मींस जो भी इलास्टिसिटी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इन तीनों मेथड में जो भी इलास्टिसिटी हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो एग्जैक्ट आती है। एग्जैक्ट चेंजेस, एग्जैक्ट इलास्टिसिटी, मतलब हमारा आंसर एग्जैक्ट आता है। लेकिन जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो एक्यूरेट नहीं है, उसमें सिर्फ एस्टिमेट मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? क्योंकि इसमें हम रिलेशनशिप किसके बीच में करते हैं? बिटवीन प्राइस एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसलिए ये जो मेथड है ना टोटल एक्सपेंडिचर, इसमें हमें एस्टिमेट इलास्टिसिटी मिलती है, लेकिन इन तीनों मेथड में हमें एग्जैक्ट इलास्टिसिटी मिलती है। क्लियर है? तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से है, कहते हैं द एग्जैक्ट एंड प्रिसाइज
कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी कांट बी फाउंड बाय डैश मेथड। इन चारों में से किस मेथड में हमें एग्जैक्ट कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी नहीं मिलती? तो आपका आंसर क्या आएगा? टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। क्लियर है जी? समझ में आया स्टूडेंट्स? चलिए आगे देखिए। अच्छा, ये जो चैप्टर के क्वेश्चन चल रहे होते हैं ना, इसी से रिलेटेड अगर आप कोई भी और प्रॉब्लम है बुक में या कुछ भी, तो आप मेरे से साथ साथ डिस्कस कर सकते हैं। अभी आपकी अच्छे से रिवीजन हो रही है। तो ये हमने फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस कल कर लिए थे, आज हम सेकंड चैप्टर कर रहे हैं, दैट इज़ थ्योरी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इससे रिलेटेड अगर कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, कोई भी क्वेश्चन बुक में से आपको समझ में नहीं आया, तो आप मेरे से अभी डिस्कस कर सकते हैं। आगे देखिए, ये करने के बाद कल हम नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन करेंगे, दैट इज़ थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ सेविंग ड्रग्स हैज़ डैश डिमांड। लाइफ सेविंग ड्रग्स क्या होती हैं? मेडिसिन्स। मेडिसिन्स, तो मेडिसिन्स को लेके डिमांड इलास्टिसिटी क्या है? ऑप्शन देख लीजिए, इन इलास्टिक, इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक। अब ये जो है ना, ये आप जर्नल वे में मुझे आंसर दोगे, क्योंकि इसका जो इफेक्ट है ना सभी के ऊपर अलग अलग पड़ेगा। लेकिन जर्नली क्या होता है लाइफ सेविंग ड्रग को लेकर, मेडिसिन्स को लेकर, मतलब जिसके बिना आप जिंदा नहीं रह सकते। डॉक्टर ने बोला कि अभी के अभी जाके मेडिसिन्स लेके आओ अगर अपने पेशेंट की जान बचानी है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे आंसर दीजिए जी। उसके अकॉर्डिंग वेरी गुड आंसर है आपका जसलीन, परफेक्टली inelastic, perfectly inelastic, very good जी। नेक्स्ट, perfectly inelastic। आगे देखिए, all demand curves but one indicate same elasticity of demand at all their points। कहते all demand curve बट वन, वेट, क्वेश्चन क्या है? ऑल डिमांड कर्व बट वन, सारी डिमांड कर्व बट वन, एक को छोड़ के, इंडिकेट्स सेम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट ऑल देयर पॉइंट्स। इसमें क्वेश्चन चेंज है, आंसर इसका कुछ और आएगा। क्वेश्चन देख लीजिए, इसको क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। मैम लेस देन भी तो हो सकती है जी। देखिए मैंने तभी आपको बोला था कि आप जर्नल वे में मुझे बताएंगे। लेस इलास्टिक इसलिए है, आप लोग ये कह रहे हो कि मेडिसिन के केस में अगर मेडिसिन का प्राइस बढ़ता है तो आप डिमांड कम करते हो, लेकिन ज़्यादा कम नहीं कर पाते। इट मीन्स डॉक्टर ने अगर आपको 30 डेज़ की मेडिसिन दी है, बोला है कि पूरा महीना मेडिसिन आपको ये लेनी है, लेकिन उस केस में क्या है कि अभी आपके पास पैसे नहीं हैं, आप कह रहे हो कि डिमांड कम करके अभी फ़िलहाल हम एक बार 15 डेज़ की ले लेंगे, लेकिन क्या फिर आप नेक्स्ट 15 डेज़ की बाद में नहीं लोगे? लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो मेडिसिन्स के केस में हम ले लेते हैं लेस इलास्टिक, लेकिन अगर ऑप्शन हमारे पास पड़ी है परफेक्टली इन इलास्टिक, तो वो लेंगे कि अगर मेडिसिन का प्राइस बढ़ता है या कम होता है, मेडिसिन की डिमांड उतनी ही रहेगी। ये नहीं है कि दवाई सस्ती है, मेडिसिन सस्ती है तो मेडिसिन ही ला के रख लो, जिसकी ज़रूरत नहीं है वो क्या करेंगे। और वही बात होगी कि सिरसा में यहाँ पे ना एक डॉक्टर ने क्या कह रहे हैं, एक ऐड लगाई थी कॉम्बो ऑफर। कॉम्बो ऑफर क्या था कि हार्ट के ऑपरेशन के साथ किडनी का ऑपरेशन फ्री, ऐसा कुछ लिख रखा था कॉम्बो। अब ज़रूरत ही नहीं है तो आप बिना मतलब के कॉम्बो ऑफर अवेल करोगे, बताएं। अब ये नहीं है ना कि मेडिसिन सस्ती हो गई तो आप मेडिसिन की डिमांड बढ़ा दोगे, नहीं है ना। वो तो जब ज़रूरत है हम तभी लेते हैं लाइफ सेविंग ड्रग्स, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या आएगा? परफेक्टली इन इलास्टिक। लेकिन अगर दो ऑप्शन में से पूछा गया हो, सिर्फ आपसे दो ऑप्शन पूछी गई हैं कि एक तो मेडिसिन है
और एक मोबाइल है। ऐसे करके कंपैरिजन पूछा गया है कि कौन से केस में आपकी डिमांड लेस इलास्टिक होगी, तो ऑब्वियसली आप क्या लिखोगे, मेडिसिन। अगर ऐसे कंपैरिजन, ऑप्शन ही दो है क्या, एक तो मोर इलास्टिक की और एक लेस इलास्टिक, फिर तो आप ये वाला ऑप्शन चूज करोगे। लेकिन 4 है, उस केस में आपका आंसर क्या आएगा, परफेक्टली इन इलास्टिक। समझ में आया शुभम, समझ में आया। मेडिसिन का क्वेश्चन था, लेस इलास्टिक किया था, लेकिन अगर आपको याद हो 2 ऑप्शन ही थी हमारे पास उस केस में, मोर इलास्टिक और लेस इलास्टिक। फिर हमने उसमें लेस इलास्टिक किया था। अदरवाइज मेडिसिन को लेकर, लाइफ सेविंग ड्रग्स को लेकर हमारी डिमांड क्या होती है, परफेक्टली इन इलास्टिक। क्लियर है। चलिए अच्छा, इस अगले जो क्वेश्चन मैं बोल रही थी इसको हम चेंज करेंगे, ये बाद में करेंगे। पहले नेक्स्ट देखिए, इसी से मिलता जुलता लाइफ सेविंग ड्रग का ही क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकम इन इलास्टिक प्रोडक्ट, इनमें से कौन सा प्रोडक्ट या सर्विस इनकम इन इलास्टिक है। मतलब इनकम के चेंज होने से, इनकम इलास्टिक मीन्स इनकम कम है या ज़्यादा है, आपने ये प्रोडक्ट लेना ही लेना है, तो इस प्रोडक्ट की डिमांड के ऊपर इनकम का इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ऑप्शन ए दे रखा है एयर ट्रैवल, बी दे रखा है विजिट टू वाटर पार्क, लाइफ सेविंग ड्रग या डिनर एट 5 स्टार होटल। बताएं। जी क्या दोगे आप, लाइफ सेविंग ड्रग ऑब्वियसली। ठीक है, डिनर एट 5 स्टार होटल है, विजिट टू वाटर पार्क है, एयर ट्रैवल है, इसके ऊपर तो इनकम का इफेक्ट आता ही है। अगर इनकम होती है तो ही हम ये इंजॉयमेंट जो है अवेल करते हैं ना, सर्विसेज अवेल करते हैं। लेकिन जो लाइफ सेविंग ड्रग है, ये प्रोडक्ट है, ये क्या आएगा, इनकम इन इलास्टिक। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन 2 परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स विल बी। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है तो उसमें क्या डिग्री आएगी, लो, वेरी हाई, इन्फिनिटी, वेरी लो। क्या बताओगे जी स्टूडेंट्स, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन 2 परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, बताएं। 2 परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स में डिग्री क्या आएगी, 2 परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में वेरी हाई कैसे, परफेक्ट में, एक मिनट, 2 परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट 2 कॉमोडिटीज लेनी है, इट मीन्स दोनों में से कोई एक लोगे ना आप एक टाइम पे, तो ये कर्व बनती है, ये कर्व बनती है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या आंसर आएगा आपका। आप इंडिफरेंस कर्व को ध्यान में रख के बताओ मुझे, इंडिफरेंस कर्व को ध्यान में रख के बताओ। 2 कॉमोडिटीज आपने लेनी है, दोनों परफेक्ट है, उस केस में आईसी क्या बनती है, जी बताएं। इन्फिनिटी आएगा। इन्फिनिटी मतलब एक टाइम पे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, एक टाइम पे आप एक ही प्रोडक्ट लोगे। एक्स और वाई 2 प्रोडक्ट हैं, दोनों परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हैं। अगर आप वाई ले रहे हो तो एक्स क्या आएगा, 0। अगर x ले रहे हो तो y क्या आएगा, 0। इट मीन्स डिग्री क्या आ गई, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी नहीं आएगी, बताएं स्टूडेंट्स, यस और नो में आंसर दीजिए। इन्फिनिटी नहीं आएगा। अगर आप x ले रहे हो, एक ये ले रहे हो तो y 0 हो गया, y ले रहे हो तो x 0 हो गया, तो फिर आपका आंसर इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। क्लियर है, समझ गए। चलिए आगे देखिए। अगेन अब आपको डिमांड फंक्शन दे रखे हैं। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आ गए अब डिमांड फंक्शन के। डिमांड फंक्शन क्या दे रखे है, ये ना आगे माइनस का साइन है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। माइनस
क्वांटिटी इज इक्वल टू 500 माइनस 4p प्राइस ऑफ x। अब आपको इलास्टिसिटी पता करनी है व्हेन प्राइस इज ₹25। इलास्टिसिटी पता करनी है व्हेन प्राइस इज ₹25। कीजिए, करिए कैलकुलेट बैठ के, आपके पास ये दे दिया 500 इंटू -4 इंटू 25 दैट इज 100। ठीक है, एक मिनट। तो ये हमारे पास क्वांटिटी आ गई 100। अब हम इसमें पुट करते हैं -4 इंटू ओरिजिनल प्राइस 20, ओरिजिनल क्वांटिटी 100, तो ये आ गया 25 जी। कितना आ गया आपका आंसर? 1। किया आप लोगों ने कैलकुलेट? मेरा आंसर तो आ गया 1। देखिए कैसे करेंगे, -1 नहीं आएगा, आगे क्वांटिटी माइनस है ना, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए कैसे, एक मिनट, यहाँ तक आपने निकाल लिया 100, तो इधर माइनस दे रखा है, इट मीन्स क्वांटिटी कितनी आ गई? -100। क्वांटिटी कितनी आ गई? -100। अब आप इसको पुट कीजिए फॉर्मूला में। फॉर्मूला क्या है? चेंज इन क्वांटिटी ओवर चेंज इन प्राइस। कितना दे रखा है? -4। ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी ओवर चेंज इन प्राइस कितना दे रखा है? -4। प्राइस कितना है? 25। क्वांटिटी कितनी आई है अभी आपकी? -100। तो ये माइनस माइनस कट गए, तो अब आपका आंसर क्या आएगा? 1 जी। एक मिनट, क्या कह रहे हो? कैसे? क्या 400 है? क्या 400 है? ये देखिए ना, -4 इंटू 25 इंटू 4 कितना आ गया? ओके, वेट, सॉरी स्टूडेंट्स, गलती हो गई, एक मिनट। 500 माइनस 100 दैट इज 400 जी। तो क्वांटिटी 400 आ गई। ठीक है, माइनस में अब इसको यहाँ पे पुट कर लीजिए। ठीक है, -4 इंटू 25 -400, माइनस माइनस कट गया, ये आ गया जी। तो 1/4 दैट इज 0.25 आएगा जी। जी, थैंक यू। 0.25 मतलब पॉजिटिव आएगा जो भी आएगा। ठीक है, इसी तरीके से करना है। मैंने वो करके 400 करके 100 निकाल दिया, लेकिन तरीका वही है, हमारा मेथड वही रहेगा। तो 0.25 आंसर आ जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इससे मिलता जुलता अगला डिमांड फंक्शन दे रखा है। अगेन माइनस में क्वांटिटी है 20 - 2p। ठीक है, ये दे रखा है। अगेन प्राइस इलास्टिसिटी पता करनी है व्हेन प्राइस इज ₹5। कीजिए कैलकुलेट, सेम वैसे ही पहले क्वांटिटी आ जाएगी माइनस में, दैट इज -10। क्वांटिटी आ गई। ठीक है, अब हम इसको पुट करते हैं। चेंज इन क्वांटिटी ये दे रखा है, प्राइस 5 है, क्वांटिटी 10 है। अब आपका आंसर आ रहा है 1 जी। चलिए, ठीक है, इसको ध्यान में रखना कि आगे माइनस दे रखा होता है तो क्वांटिटी माइनस में आती है। क्लियर है? चलिए, वेरी गुड। आगे देखिए, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन पेट्रोल एंड ऑटोमोबाइल। अच्छा, ये मुझे बताइए, जो मैंने आपको टाइट डिमांड के बारे में बताया था, हमने कुछ केसेस किए थे ना कि डिमांड कहाँ पर मोर इलास्टिक होती है, कहाँ पर लेस इलास्टिक होती है, कहाँ पर मोर इलास्टिक, कहाँ पर लेस इलास्टिक, उस केस में बताइए जी। हाँ जी स्टूडेंट्स,
जहाँ पर मैंने आपको बताया था केसेस कि कहाँ पर डिमांड मोर इलास्टिक होती है, कहाँ पर लेस इलास्टिक, तो उसमें हमने किया था टाइड डिमांड। तो वहाँ पर आप मुझे बताएं टाइड डिमांड में मोर इलास्टिक होती है कि लेस इलास्टिक? जी लेस इलास्टिक, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री आ जाती है ना, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन पेट्रोल एंड ऑटोमोबाइल। तो पेट्रोल एंड ऑटोमोबाइल ये क्या है? टाइड डिमांड। तो यहाँ पर डिग्री क्या आएगी? इन्फिनिटी, हाई, ज़ीरो, लो। तो आपका आंसर क्या होगा? लो। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0, हाँ जी क्वेश्चन आंसर दे रखे है कि ई सी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 है। इट मीन्स गुड्स आर ऑप्शन ए परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स, ऑप्शन बी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ऑप्शन सी अनरिलेटेड गुड्स, या डी सब्स्टिट्यूट। क्या बताओगे इसका आंसर? जी नो रिलेशन, वेरी गुड, अनरिलेटेड गुड्स, अनरिलेटेड गुड्स। आगे देखिए, ऑल बट वन आर करेक्ट अबाउट डिमांड फोरकास्टिंग। कहते सारी स्टेटमेंट सही हैं, सिर्फ एक को छोड़ के। स्टेटमेंट किससे जुड़ी हुई है? डिमांड फोरकास्टिंग से। अब आपके ना आगे जो क्वेश्चन है वो डिमांड फोरकास्टिंग के आएंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि आईसीआई की बुक ने डिमांड फोरकास्टिंग के क्वेश्चंस नहीं दिए। अब हम वो क्वेश्चन भी करने जा रहे हैं। विच वन इज नॉट करेक्ट। अब आपको वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है रिगार्डिंग डिमांड फोरकास्टिंग। ऑप्शन सुनिए ध्यान से। ऑप्शन ए, डिमांड फोरकास्टिंग इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रिडिक्टिंग प्रोबेबल डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट इन फ्यूचर। कहते डिमांड फोरकास्टिंग आर्ट भी है, साइंस भी है। ऑप्शन बी, डिमांड फोरकास्टिंग इज अ सिंपल गैसेस। ऑप्शन सी, इट कंसिडर्स पास्ट बिहेवियर पैटर्न एंड प्रिवेलिंग ट्रेंड्स इन द प्रेजेंट। पास्ट और प्रेजेंट दोनों को कंसिडर करके हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं। ऑप्शन डी, डिमांड फोरकास्टिंग प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। चारों में से कौन सी स्टेटमेंट गलत है? चारों आपने ध्यान से सुन ली। डिमांड फोरकास्टिंग जी कहते इज सिंपल गैसेस। डिमांड फोरकास्टिंग कोई गैसेस करना नहीं है कि आपने सिंपल गैस कर लिया कि हाँ फ्यूचर में ये होने वाला है। ये प्रॉपर साइंस है, आर्ट है, इसमें बहुत सारी चीज़ों को, मेथड्स को यूज़ करके आप प्रिडिक्ट करते हो। तो वेरी गुड, इसका आंसर क्या आएगा जी? बी। नेक्स्ट, द बर्डन ऑफ फोरकास्टिंग इज पुट ऑन कस्टमर्स इन डैश मेथड ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड को फोरकास्ट करते हो, अलग अलग मेथड्स किए थे, किस मेथड में कस्टमर के ऊपर ज़्यादा बर्डन पड़ता है? ऑप्शन सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन, ऑप्शन बी कलेक्टिव ओपिनियन, ऑप्शन सी एक्सपर्ट ओपिनियन, या डी कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स। ए, वेरी गुड जी, सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन, क्योंकि इसमें आप बायर को बेस रख के उनकी इंटेंशन को फाइंड आउट करते हो कि वो क्या कहना चाहते हैं। बायर से पूछते हो, हाँ जी आप इस प्रोडक्ट को क्यों परचेज कर रहे हो या क्यों नहीं कर रहे। तो मेन जो बर्डन है वो किसके ऊपर आ जाता है? बायर के ऊपर। तो क्या आ जाएगा? सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन। नेक्स्ट, डेल्फी टेक्निक बताया था जब आप लोगों ने बोला था कि मैम मुझे ये दोबारा जो है मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग बता दो, तो हमने एक मेथड में बताया था डेल्फी टेक्निक। डेल्फी टेक्निक को किसने यूज़ किया था बता दीजिए? डेल्फी टेक्निक was developed by, very good, Olf Helmer. Olf Helmer। अब डिमांड फोरकास्टिंग के क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है। चलिए आगे देखिए, बस 6 क्वेश्चंस और हैं, 6 to 7। नेक्स्ट है कलेक्टिव ओपिनियन मेथड ऑफ
डिमांड फोरकास्टिंग इज यूजफुल फॉर डैश फोरकास्टिंग। देखिए जो आप डिमांड फोरकास्टिंग करते हो ये कुछ होती हैं लॉन्ग रन के लिए, कुछ होती हैं शॉर्ट रन के लिए। अब ये जो है कलेक्टिव फोरकास्टिंग, कलेक्टिव ओपिनियन मेथड, इसमें क्या था? कलेक्टिव ओपिनियन मेथड में क्या था? कलेक्टिव ओपिनियन मेथड में जितने भी सेल्स पर्सनल है, सेल्स पर्सनल, ये क्या करते हैं, ये ज़्यादा टच में होते हैं कस्टमर के। इनको पता होता है कि कस्टमर किस टाइप का प्रोडक्ट जो है वो डिमांड करने वाले हैं। तो ये जो है ना, ये लॉन्ग टर्म के लिए मेथड सही नहीं है, ये शॉर्ट टर्म के लिए तो प्रेडिक्ट कर लेता है। क्यों? क्योंकि जो कस्टमर्स की डिमांड है वो चेंज होती रहती हैं, है ना। चाहे तो हो सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन हो या कलेक्टिव ओपिनियन मेथड हो, ये लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं रहता। लॉन्ग टर्म के लिए रहता है बैरोमेट्रिक मेथड, लीडिंग इंडिकेटर, लैगिंग इंडिकेटर, कोइंसिडेंटल इंडिकेटर। तो ये कलेक्टिव ओपिनियन मेथड किस पीरियड के लिए सही रहता है? ऑप्शन ए शॉर्ट रन, ऑप्शन बी लॉन्ग रन, ऑप्शन सी सेकुलर पीरियड या नन। तो आपका आंसर क्या आएगा? शॉर्ट रन। ठीक है, तो कलेक्टिव ओपिनियन मेथड सही रहता है शॉर्ट रन के लिए। चलिए आगे देखिए, डैश मेथड ऑफ फोरकास्टिंग इज यूजफुल इन केस ऑफ कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स के केस में कौन सा मेथड सही रहेगा? कलेक्टिव ओपिनियन, एक्सपर्ट ओपिनियन, बैरोमेट्रिक या सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन? क्या बताओगे जी आप इसमें? कुछ एनी गैसेस? आप कह रहे हो बैरोमेट्रिक कैपिटल गुड्स में। ओके, लेट मी चेक। अच्छा एक और चीज़ बताओ, इसको छोड़ो। आपने एक चीज़ पढ़ी होएगी एंड यूज़। एंड यूज़ इसका क्या मतलब है? ये आपने क्वेश्चन किया था ना प्लस 2 में कि कोई कमोडिटी कंज्यूमर गुड है या कैपिटल गुड है ना। और इसका कैसे डिसाइड करेंगे? क्योंकि एक ही प्रोडक्ट एक टाइम पे कंज्यूमर भी है और वही प्रोडक्ट किसी और के लिए कैपिटल गुड बन जाता है। फिर कैसे डिसाइड करोगे कि कंज्यूमर है या कैपिटल है? एंड यूज़ के बेस पे, है ना। अगर मैंने एक कार खरीदी अपने पर्सनल यूज़ के लिए तो वो कंज्यूमर गुड हो गई। वही कार अगर मैंने बिजनेस में लगा ली तो वो क्या बन गई? कैपिटल गुड। तो एंड यूज़ हो गया। तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर आपने ये देखना है कि कैपिटल गुड्स की डिमांड कितनी होने वाली है, तो फिर ये कौन कैसे पता करोगे आप कैपिटल गुड्स है या कंज्यूमर? वैसे डाल दिया इन्होंने कैपिटल, अगर यहाँ पर कंज्यूमर भी होता ना तब भी इसका आंसर सेम आना था। कैपिटल गुड्स की डिमांड को फोरकास्ट करने के लिए या कंज्यूमर गुड्स की डिमांड को फोरकास्ट करने के लिए। अब आप कौन सा मेथड यूज़ करोगे? सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन, क्योंकि इन्हीं से तो पता चलेगा कि ये लोग क्या चाहते हैं, ये प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना चाहते हैं, अपने पर्सनल यूज़ के लिए कि बिजनेस के लिए। समझ में आई? तो ना तो बैरोमेट्रिक आएगा, ना कलेक्टिव आएगा, ना एक्सपर्ट आएगा। क्या रहेगा? सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन, क्योंकि यही बताएंगे हमें कि आप इस प्रोडक्ट को क्यों यूज़ कर रहे हो, किस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो। लीडिंग इंडिकेटर को यूज़ करते हैं। लीडिंग इंडिकेटर तो आपको एडवांस में बता देते हैं कि इकॉनमी में क्या होने वाला है। उसका इस तरीके से कोई लिंक नहीं है कि वो कंज्यूमर गुड्स हैं या कैपिटल गुड्स हैं। आप कंज्यूमर गुड्स की डिमांड को फोरकास्ट करना है या कैपिटल गुड्स की डिमांड को फोरकास्ट करना है, तो वो कैसे पता चलेगा? वो तो बायर के इंटेंशन से पता चलेगा। अभी तो मैंने लिंक किया है इसको एंड यूज़ के साथ। अब मुझे कैसे पता कि कौन सी कमोडिटी कंज्यूमर है, कौन सी कैपिटल है? क्योंकि एक ही प्रोडक्ट एक टाइम पे कंज्यूमर भी है और एक टाइम पे कैपिटल भी है। वो तो आप ही मुझे बताओगे ना कि आप इस प्रोडक्ट को कैसे यूज़ कर रहे हो। मैं तो जी पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ कर रहा हूँ, दूसरा कहता नहीं जी मैं तो इसको बिजनेस में लगा रखा है। समझ में आई बात? चलिए, तो यहाँ पर आएगा सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, व्हाट वुड बी
अच्छा, ये सप्लाई का क्वेश्चन आ गया, इसको एक बार अभी छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, कल करेंगे। ओके, वेट। All the following factors affect the demand for durable consumer good except। ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स कौन सी होती हैं, पहले ये बताओ। ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, देखिए कंज्यूमर गुड्स तो आपने सुनी होंगी। कंज्यूमर गुड्स आपको पता है, जो हम अपनी नीड को पूरा करने के लिए यूज़ करते हैं। अब क्वेश्चन है ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स कौन सी होती हैं जी, मतलब जिसको आप रिपीटली यूज़ करते हो घर पर। फॉर एग्जांपल हैवी फर्नीचर, हैवी फर्नीचर मतलब आप इसको बार बार परचेज नहीं करते, एक बार परचेज कर लिया, कई साल तक हम इसको यूज़ करते हैं, 10 to 15 ईयर्स आप इसको यूज़ कर रहे हो। अब इसके बेस पे मुझे आंसर बताइए कि कौन सा फैक्टर इसकी शॉपिंग के ऊपर इफेक्ट नहीं डालता। ऑप्शन ए, स्पेशल फैसिलिटीज़ फॉर यूज़। स्पेशल फैसिलिटी, देखिए अगर हमारे पास फैसिलिटी होगी इस चीज़ को यूज़ करने के लिए, फर्नीचर को यूज़ करने के लिए वो फैसिलिटी है आपके पास, ठीक है, तभी आप इस चीज़ को परचेज करोगे। फॉर एग्जांपल आपने वॉशिंग मशीन यूज़ की, वॉशिंग मशीन ली, फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ली। अगर आपके घर पे पानी का कनेक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी की कोई दिक्कत नहीं है, पानी की कोई दिक्कत नहीं है, तभी आप वो वॉशिंग मशीन परचेज करोगे। इट मीन्स वॉशिंग मशीन को यूज़ करने के लिए जो जो फैसिलिटीज़ चाहिए वो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, क्रेडिट फैसिलिटीज़, क्योंकि ये महंगी होती हैं, तो ऑब्वियसली अगर क्रेडिट फैसिलिटी है तब हम इसको परचेज करेंगे। फिर डिस्पोजेबल इनकम और डी, सोशल स्टेटस। जल्दी से बता दीजिए कौन सा फैक्टर नहीं आएगा। सोशल स्टेटस, जी आप क्या कहना चाहते हो? सोशल स्टेटस, मैं कहती हूँ सोशल स्टेटस तो इफेक्ट करता है। सोसाइटी में सभी के पास फुली ऑटोमेटिक मशीन है, मान लीजिए आपके पास नहीं है, तो आपको नहीं लगेगा कि मैं कपड़े हाथ से धो रही हूँ या धो रहा हूँ तो मुझे भी ऑटोमेटिक मशीन लेनी चाहिए। सोशल स्टेटस तो आता ही आता है। स्टेटस बनाने के लिए घर पे बहुत सारी चीज़ें हम लेके आते हैं। डिस्पोजेबल इनकम नहीं आएगा इसमें। डिस्पोजेबल इनकम ये जो है ना, अब देखिए ये चीज़ें आपने एक ही बार लेनी है, बार बार नहीं लेनी। तो डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है? इनकम माइनस स्पेंडिंग, दैट इज सेविंग। तो ये चीज़ आपने एक ही बार लेनी है, बार बार नहीं लेनी। जो इनकम है ना, डिस्पोजेबल इनकम, ये जो नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स है उसको इफेक्ट करता है, लेकिन ड्यूरेबल को नहीं, क्योंकि इसके साथ तो फिर हमें ये आ गया ना क्रेडिट फैसिलिटी, क्योंकि ये चीज़ें तो उधार पे भी आ सकती हैं, उधार पर भी आ सकती है क्योंकि महंगी होती हैं, तो इसका इनकम से कोई लिंक नहीं है। अगर शॉपकीपर आपको क्रेडिट फैसिलिटी दे रहा है, ईएमआई पे चीज़ें को परचेज करने की ऑप्शन दे रहा है, फिर आप वो परचेज कर सकते हो। तो इसका आंसर आएगा डिस्पोजेबल इनकम। क्लियर है? समझ में आया जी? कैसे आएगा डिस्पोजेबल इनकम? क्योंकि हमारे पास क्रेडिट फैसिलिटी है इनको परचेज करने के लिए। डिस्पोजेबल इनकम हमें उन चीज़ों के लिए चाहिए जो डेली हम परचेज करते हैं, बार बार परचेज करते हैं। एक ही बार लेनी है फिर उसको 15 साल तक वही रखना है, तो क्रेडिट फैसिलिटी भी चल जाएगी। जी बताइए, समझ में आया? क्लियर है ना? चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट टर्म डिमांड फोरकास्टिंग इज यूजफुल फॉर। शॉर्ट टर्म डिमांड फोरकास्टिंग किसके लिए यूजफुल है? ऑप्शन ए, करंट प्रोडक्शन शेड्यूलिंग, ऑप्शन बी, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ऑप्शन सी, इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक्स, या डी, ऑल ऑफ अबव। जी बताइए।
देखिए दो टाइप की डिमांड फोरकास्टिंग करते हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म डिमांड फोरकास्टिंग होगी हैवी चीज़ों के लिए, शॉर्ट टर्म होगी रूटीन की चीज़ों के लिए। तो इसका आंसर आएगा ऑल। वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन, अ फर्म प्लानिंग कैपेसिटी एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन विल गो इन फॉर, कि एक फर्म प्लानिंग कर रही है अपनी कैपेसिटी को एक्सपैंड करने के लिए, डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए, फिर कौन सी फोरकास्टिंग के लिए जाएंगे, शॉर्ट टर्म, मीडियम, लॉन्ग टर्म या करंट डिमांड फोरकास्टिंग? फिर कौन सी डिमांड फोरकास्टिंग आएगी जी, बताइए। वेरी गुड, लॉन्ग टर्म। ठीक है, हाँ जी। अब बताओ कोई दिक्कत है तो? कोई दिक्कत है तो? जी अच्छा, एक और चीज़ सुनिए। अच्छा, क्या कह रहे हो पहले आप बताइए। कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स वाला क्वेश्चन रिपीट कर दो। देखिए बड़ा ही सिंपल है, आपने वो किया था। देखिए एक ही प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट एक टाइम पे, फॉर एग्जांपल टाइपराइटर है या प्रिंटिंग मशीन है, प्रिंटर है, ठीक है, प्रिंटर है। अगर मैं उसको अपने घर पर ले आऊँ, आप मेरे से पूछो मैडम आपका प्रिंटर का यूज़ क्या है, आप मेरे से पूछ रहे हो, सर्वे कर रहे हो, मेरे से पूछा हाँ जी आपके लिए प्रिंटर का क्या यूज़ है, मैं बोलती हूँ कि मैंने घर पे यूज़ करती हूँ, तो मेरे लिए वो क्या बन गई, कंज्यूमर गुड। फिर आपने किसी और के पास गए, आपने उससे बोला आप प्रिंटर का क्या करते हो, वो कहते हैं मैंने उसको बिज़नेस में लगाया हुआ है जी, लोगों के प्रिंटआउट्स निकाल के मैं वहाँ से पैसे कमा रहा हूँ, तो उसके लिए फिर वो क्या बन गया, कैपिटल गुड। तो कोई भी प्रोडक्ट है, चाहे वो कैपिटल गुड्स की आपने देखनी है कि फ्यूचर में डिमांड कितनी होने वाली है, या कंज्यूमर गुड्स की, प्रोडक्ट एक ही है, एक ही प्रोडक्ट है, किसी के लिए कंज्यूमर है किसी के लिए कैपिटल, तो पता कैसे चलेगा, एंड यूज़। और एंड यूज़ का कौन बताएगा आपको, बायर ही तो बताएगा, सौरभ बायर ही तो बताएगा कि हाँ मैं इस प्रोडक्ट को कैसे यूज़ कर रहा हूँ। बायर्स इंटेंशन मतलब आप बायर से हर टाइप के क्वेश्चन पूछते हो कि आप ये प्रोडक्ट क्यों खरीदते हो, किस पर्पज़ के लिए खरीदते हो, फिर पता चलता है आपको कि हाँ जी इसकी डिमांड किसको लेकर है, कंज्यूमर गुड्स या कैपिटल गुड्स को लेकर। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। अच्छा एक क्वेश्चन और है डिमांड फोरकास्टिंग का, मैंने आपको एक वो करवाए थे, कुछ स्टैटिस्टिकल मेथड्स बताए थे जिसमें ट्रेंड प्रोजेक्शन किया था, रिग्रेशन किया था, है ना, किया था ना ये। तो उसमें एक क्वेश्चन है नेव फोरकास्टिंग, नेव अप्रोच या नेव फोरकास्टिंग। नेव फोरकास्टिंग होती क्या है, नेव फोरकास्टिंग होती है जिसमें आप एक लास्ट पीरियड को बेस मान के, लास्ट पीरियड को हम बेस मान के फ्यूचर के बारे में एस्टिमेट करते हैं। तो वो कौन सा मेथड होता है, ट्रेंड प्रोजेक्शन। ट्रेंड हम पास्ट में लेके चलते हैं ना कि पास्ट में ये हो रहा था, पास्ट का एक पीरियड जो हमने वो बेस मान लिया, फिर प्रेजेंट में देख रहे हैं क्या हो रहा है, ट्रेंड किधर जा रहा है, ग्राफ किधर जा रहा है, फिर हम फ्यूचर में एस्टिमेट कर लेते हैं। तो नेव फोरकास्टिंग किस में यूज़ होती है, ट्रेंड प्रोजेक्शन में। क्वेश्चन आपका है डैश इज कंसिडर्ड एज अ नेव अप्रोच टू डिमांड फोरकास्टिंग। ऑप्शन ए ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड, ऑप्शन बी एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड, ऑप्शन सी कलेक्टिव ओपिनियन मेथड या रिग्रेशन एनालिसिस। तो आपका आंसर क्या आएगा, ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड। क्लियर है, समझ में आया? चलिए तो ये हो गए हमारे डिमांड को लेकर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। कल हम करेंगे थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के, ठीक है जी। चलिए थैंक यू। पढ़ लेना थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, घर से अच्छे से पढ़ के आना।